देखिए आर्थिक भूगोल की शाखाएं। आर्थिक भूगोल में अगला टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड ईयर का। बीए पार्ट थर्ड, आर्थिक भूगोल की शाखाएं। यानी आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते हैं तो इसमें ऐसी कौन कौन सी शाखाएं का हमें आर्थिक भूगोल से अलग हुई है। उनमें सबसे पहले है संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल, संसाधन भूगोल में किसका अध्ययन होता है? संसाधन क्या है? संसाधन का मतलब होता है यानी जिनका मानव उपयोग में ले रहा होता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिनको काम में लेता है, वो संसाधन होते हैं। अब संसाधन भी दो रूपों में होते हैं। पहला तो होता है प्रकृति द्वारा प्रदत्त और दूसरा होता है मानव द्वारा निर्मित। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त या मानव द्वारा निर्मित वे साधन जिन्हें मानव अपनी आवश्यकता हेतु उपयोग में लेता है वो संसाधन कहलाते हैं। और जब तक कोई भी चीज़ मानव के उपयोग की नहीं है वो संसाधन की श्रेणी में नहीं होती। यानी संसाधन उन्हीं को कहते हैं जो मानव को उपयोग में होती है। तो सबसे पहले आर्थिक भूगोल में हम उपयोग पढ़ते हैं शाखाओं में संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल में प्रकृति द्वारा प्रदत्त हो या मानव द्वारा निर्मित हो वो सभी का अध्ययन किया जाता है जो मानव अपनी आवश्यकता के लिए काम में लेता है, वो तो कहलाता है संसाधन भूगोल। जिसमें मानव जैसे प्राकृतिक तत्वों का हम उपयोग में ले रहे हैं, जैसे धरातल है प्रकृति द्वारा दिया हुआ है, लेकिन कृषि कार्य कौन कर रहा है उसको? मानव। तो वो भी किसका अध्ययन होगा? एक संसाधन भूगोल का अध्ययन होगा। खनिज पदार्थों को निकाल रहे उपयोग में मानव ले रहा है, निकाल में मानव रहा है, तो वो भी क्या है? एक संसाधन भूगोल में है। मछली समुद्रों में से जल है, जल का भी उसको परिवहन के रूप में भी काम में ले रहे हैं, मछली पकड़ने के लिए भी काम में ले रहे हैं, विभिन्न रूपों में खनिजों के लिए भी काम में ले रहे हैं। तो ये सब क्या हुआ? एक संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम इनको पढ़ते हैं। और मानव भी एक अपने आप में सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि मानव स्वयं के द्वारा निर्मित साधनों का उपयोग भी स्वयं कर रहा है और प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त है उनका भी उपयोग स्वयं कर रहा है। इसलिए मानव स्वयं अपने आप में सबसे बड़ा संसाधन है। इसके बाद दूसरा आता है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं? कृषि भूगोल में अध्ययन करते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि फसलें पैदा की जाती हैं, उनका काटने का समय क्या है, बोने का समय कब है, उनके लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, फिर उसके उपरांत उनसे प्राप्त जो उत्पाद हैं, कृषि एक प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक जो उत्पाद हैं उन प्राथमिक उत्पादों का कितना उत्पादन हो रहा है, फिर उनका कहाँ पर उनका वितरण किया जा रहा है, उत्पादन क्षेत्र, वितरण, व्यापार, उन सब में सब व्यापार नहीं, उत्पादन क्षेत्र और वितरण, यह इसका सबका अध्ययन किसमें करते हैं हम? कृषि भूगोल के अंतर्गत। इन सब का अध्ययन किसमें करते हैं? कृषि भूगोल के अंतर्गत। यानी कि भारत में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, विश्व के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है, उनके लिए अनुकूल दशाएं क्या है, उनका फसलों को बोने का समय, उनका काटने का समय, फिर देखकर उत्पादन, ये सब का अध्ययन किसमें करते हैं हम? कृषि भूगोल के अंतर्गत। इसके अंतर्गत करते हैं कृषि भूगोल के अंतर्गत। इसके बाद में आता है औद्योगिक भूगोल। औद्योगिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल में हम उद्योगों से संबंधित तत्वों पर, जानकारियों पर अध्ययन करते हैं। लेकिन औद्योगिक भूगोल में कहने का मतलब हुआ उद्योग कहाँ स्थापित किए जाए। सबसे पहले इसका अध्ययन करना होता है कि उद्योग स्थापित कहाँ किए जाए, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उद्योगों को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनमें सबसे पहले है जैसे उद्योगों के लिए आवश्यक दशाएं, कौन कौन से तत्व हैं जो उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें जैसे कच्चा माल है, सबसे पहले जहाँ भी हम जो भी उद्योग लगाएंगे सबसे पहले उससे संबंधित उसके लिए कच्चा माल होना चाहिए। उद्योगों की आवश्यक मूलभूत जो आवश्यकता है वो कच्चा माल होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल हो, शक्ति के साधन हो, उद्योग को चलाने के लिए शक्ति साधन हो, पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति हो,
सस्ते एवं कुशल श्रमिक जहाँ उपलब्ध हों, यानी पर्याप्त जनसंख्या वाला क्षेत्र भी हो जिससे कि उद्योगों में काम करने के लिए सस्ते और कुशल मजदूर प्राप्त हो जाए। उसके उपरांत निकटतम बाजार हो, क्योंकि वो निर्मित माल को बेचना भी तो है, निकटतम उपलब्ध बाजार हो, परिवहन के पर्याप्त मात्रा में साधन हो और संबंधित उद्योग से उद्योग के अनुकूल, संबंधित जैसा भी उद्योग है उसके अनुकूल वहाँ की जलवायु हो। ये ऐसे कारक हैं जो औद्योगिक भूगोल यानी उद्योग को स्थापित करने वाले कारक, ये कह सकते हैं उद्योगों को स्थापित करने वाले कारक, जिसमें कच्चा माल, जल की आपूर्ति, विद्युत की आपूर्ति, श्रम, परिवहन, जलवायु, निकटतम बाजार, ये ऐसे कारक हैं जो उद्योगों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं, वे कौन से उद्योग कहाँ स्थापित किए जाते हैं, उनसे कौन सा जैसा उद्योग है उससे निर्मित माल है, तो इनसे उद्योग इकाइयाँ स्थापित की जाती हैं। तो इनका सबका अध्ययन हम किसमें करते हैं, औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत। अब उद्योग जहाँ स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर उनसे संबंधित कच्चा माल प्राप्त होता है, वो भी अलग प्रकार से होते हैं कच्चे माल के आधार पर। कुछ उनका उद्योग का आकार के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, तो वो सब का अध्ययन किसमें होता है, भूगोल में। मध्यम आकार के, बृहद आकार के, लघु आकार के उद्योग, फिर कच्चे माल पर आधारित जैसे कृषि पर आधारित उद्योग, जिनके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है वो कृषि आधारित उद्योग, जैसे जिनके लिए कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है तो खनिज आधारित उद्योग, जिनके लिए कच्चा माल वनस्पति से प्राप्त होता है तो वनस्पति आधारित उद्योग, जिनके लिए कच्चा माल पशुओं से प्राप्त होता है तो पशु आधारित उद्योग, जीव आधारित उद्योग। यानी कहने का मतलब ये हुआ जिस उद्योग के लिए कच्चा माल जहाँ से प्राप्त होता है वो उसी पर आधारित उद्योग होता है, उसको कहते हैं कच्चे माल पर आधारित उद्योग। इसके बाद में आता है वाणिज्य उद्योग। वाणिज्य उद्योग में हम किसका अध्ययन करें, वाणिज्य उद्योग का मतलब है व्यापार से। और व्यापार अंतर्राज्यीय भी होता है, राज्य भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय भी होता है, राष्ट्रीय भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय भी होता है। यानी वाणिज्य में उद्योग में हम व्यापार से संबंधित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। अब उसके लिए हमें व्यापार कर किसका रहे, तो जहाँ पर जैसे उद्योग होंगे जो निर्मित माल होगा, जहाँ पर जैसे कि आपूर्ति की मांग, जिस यहाँ पर जिसकी मांग होगी, आपूर्ति जहाँ नहीं हो रही होगी वहाँ पर निर्मित माल को भेजना, जहाँ पर कच्चा माल प्राप्त नहीं है उत्पादित स्थानों से कच्चा माल ला करके कारखानों के लिए उपलब्ध कराना, ये सब इसके अंतर्गत आता है वाणिज्य उद्योग के अंदर, सॉरी वाणिज्य भूगोल, इसके अंतर्गत आता है वाणिज्य भूगोल के अंतर्गत। इसमें हम उद्योग व्यापार से संबंधित सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, तो ये होता है हमारा वाणिज्य भूगोल। उसके बाद में आता है परिवहन भूगोल। परिवहन भूगोल, अब परिवहन कितने रूपों में होता है, 3 रूपों में, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। सबसे प्राचीन परिवहन और सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, जल परिवहन। सबसे प्राचीनतम भी है और सबसे सस्ता जल परिवहन है जल परिवहन। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए या अंतर महाद्वीपीय व्यापार के लिए जल परिवहन को सबसे ज़्यादा सुलभ और सस्ता बताया जाता है कि जल परिवहन सबसे ज़्यादा अच्छा है, सुलभ भी है। और सबसे महंगा जो परिवहन है वो है वायु परिवहन। वायु परिवहन की एक विशेषता है कि वायु परिवहन में अत्यधिक मूल्यवान या कम समय में खराब होने वाली, वजन में हल्की होनी चाहिए, उन वस्तुओं का हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिवहन वायु परिवहन के द्वारा कर सकते हैं। अधिक कीमती हो, मूल्यवान हो, लेकिन वजन में हल्की हो, जैसे सोना है, हीरा है, अगर पन्ना है, इनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ले जाना है तो उसका हम उपयोग किसमें करेंगे, वायु परिवहन। अत्यधिक भार वाली और ना खराब होने वाली वस्तुओं को परिवहन की आवश्यकता होती है, तो दूरगामी क्षेत्रों तक जाती है, तो उसके लिए जल परिवहन और स्थल परिवहन पर बात करते हैं। तो स्थल परिवहन भी 2 रूपों में होता है, स्थल परिवहन
और जल परिवहन, वायु परिवहन, यानी स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। अब स्थल परिवहन के दो रूपों में होता है, सड़क और रेल। सड़क और रेल। अब सड़क की अपेक्षा रेल सस्ता भी है, लेकिन सुविधाजनक कौन सा है? सड़क परिवहन। क्यों? डोर टू डोर, यानी एक द्वार से दूसरे द्वार पर पहुंचाना, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सकता है सड़क परिवहन के द्वारा। रेल परिवहन अपने दूर जो स्थान है, गंतव्य स्थान, उससे कुछ दूरी पर रोक सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक रेलवे लाइन है वहाँ तक इसके द्वारा हम माल का आवागमन कर सकते हैं, वस्तुओं का, व्यक्तियों का आवागमन हो सकता है। लेकिन अगर दूरगामी बड़े व्यापार की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, तो उसमें तो जल परिवहन और रेल परिवहन ही सबसे ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि रेल परिवहन से अत्यधिक बाहर वाली और दुर्गम स्थान या दूर तक अत्यधिक दूरस्थ स्थानों पर ले जाने के लिए रेल परिवहन सुविधाजनक है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सस्ता भी रहता है, सुविधाजनक भी है, अत्यधिक बाहर वाली वस्तुओं को ले जाने में सक्षम भी है, तो वो है जल परिवहन। वायु परिवहन ऐसा परिवहन है जो अत्यधिक मूल्यवान वाली और अधिक दुर्गम स्थानों पर पहुंचाने के लिए कम समय में, उसके लिए हम वायु परिवहन का उपयोग करते हैं, बशर्ते सबसे महंगा परिवहन है। कैसा परिवहन है? सबसे अधिक महंगा परिवहन है वायु परिवहन। तो परिवहन भूगोल में हम इस प्रकार से विभिन्न तत्वों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऐसे परिवहन भूगोल के द्वारा। और ये क्या है? सभी आर्थिक भूगोल की शाखा है। सभी क्या है? आर्थिक भूगोल की शाखा है, क्योंकि आर्थिक भूगोल में एक सबका हमें साथ साथ अध्ययन करना होता है। आर्थिक भूगोल से निकली हुई शाखा है, क्योंकि आर्थिक भूगोल क्या कहता है कि अर्थ की आमदनी को विभिन्न क्रियाओं से। अब वो क्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं, यानी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ और पंचम क्रियाएं। तो इसमें जो क्रिया है, जैसे कृषि भूगोल है, तो कृषि भूगोल में प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, औद्योगिक भूगोल है द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आता है, वाणिज्य भूगोल है, परिवहन भूगोल है तृतीय क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इनका अध्ययन है, ये सब इससे है, आर्थिक भूगोल की शाखाओं में है। इसके बाद देखते हैं हम इसके बाद देखते हैं आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल का अन्य विषयों से संबंध। आर्थिक भूगोल का अन्य विषयों से संबंध, ये क्या है? ऐसे कौन कौन से विषय हैं जो आर्थिक भूगोल से जुड़े हुए हैं? जैसे नंबर 1, आर्थिक भूगोल तथा अर्थशास्त्र। आर्थिक भूगोल तथा अर्थशास्त्र। अब आर्थिक भूगोल का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र से। कैसे? आर्थिक भूगोल में हम किसका अध्ययन कर रहे होते हैं? यानी ऐसी क्रियाएं भूगोल के तौर पर, भौगोलिक तौर पर धरातल पर या मानव के द्वारा की हुई ऐसी क्रिया जिससे मानव को आय प्राप्त होती हो, अपनी आजीविका चला रहा हो, अर्थ जहाँ से प्राप्त हो रहा हो, वो उसका अध्ययन किसमें हो रहा है? आर्थिक भूगोल में। अब अर्थशास्त्र कैसे संबंधित है? अब अर्थशास्त्र भूगोल पर डिपेंड है, भूगोल अर्थशास्त्र पर डिपेंड है। तो इसमें यह है, ना तो भूगोल अर्थशास्त्र पर निर्भर, ना अर्थशास्त्र भूगोल पर निर्भर। यानी ये एक दूसरे के पूरक है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे भूगोल में तो आर्थिक भूगोल में तो हम अध्ययन कर रहे होते हैं हमारी अर्थ की आने वाली क्रियाएं जिनसे हमें अर्थ प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र का अध्ययन ये करते हैं कितना अर्थ प्राप्त हो रहा होता है, उसका आय व्यय का ब्यौरा रखना। सामान्य अर्थों में कह सकते हैं उसकी आय व्यय का ब्यौरा रखना, कितना पैसा कहाँ से आया, कितना खर्च हुआ, किस क्षेत्र में खर्च हुआ। अब राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं कि भाई राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, मानव की आय कितनी है, तो उसका सबका अध्ययन किसमें करते हैं? अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र का अध्ययन अगर नहीं करें तो हमें आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय का अनुभव नहीं होता है। अब आर्थिक क्रियाओं कर रहे हैं तो उससे कितनी आय का प्राप्त हो रहा
अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, या किसी राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी है, या किसी परिवार की अर्थव्यवस्था क्या है, उस सबका अध्ययन किसमें करते हैं? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र का संबंध है आर्थिक भूगोल से। इसके बाद आता है दूसरा, आर्थिक भूगोल तथा राजनीति। आर्थिक भूगोल तथा राजनीतिक विज्ञान। आर्थिक भूगोल का संबंध किससे? राजनीतिक विज्ञान से। यानी आर्थिक भूगोल राजनीतिक विज्ञान से कैसे संबंधित है? राजनीतिक विज्ञान एक पॉलिटिक होता है, लेकिन राजनीतिक भूगोल भी होता है, एक शाखा अलग से राजनीतिक भूगोल की भी होती है। लेकिन यहाँ ये करा कि आर्थिक भूगोल तथा राजनीतिक विज्ञान में क्या संबंध है। तो कहने का मतलब हुआ राजनीतिक विज्ञान का मतलब हुआ है क्षेत्र से। किससे हो गया? एक क्षेत्र से, एक क्षेत्र विशेष की राजनीतिक में स्थिति क्या है, वहां पर आर्थिक भूगोल की क्रियाएं क्या है, लोगों को अपनी आजीविका चलाने का स्तर क्या है, उसका अध्ययन किसमें करते हैं? राजनीति में, राजनीतिक विज्ञान के आधार पर उसकी ये निश्चित सीमाएं तय हो जाती हैं। कोई निश्चित सीमाओं के अंतर होने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र बनता है। उसके अंतर्गत होने वाली जो आर्थिक क्रियाएं मानवीय आजीविका के साधन है, उसका अध्ययन संबंध किससे होता है? राजनीतिक विज्ञान से। ठीक उसी प्रकार नंबर 3 पर आता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल तथा इतिहास। आर्थिक भूगोल तथा इतिहास। अब आर्थिक भूगोल का संबंध इतिहास से है, यह बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि आज का वर्तमान कल के भविष्य का भूतकाल होगा। आज का वर्तमान कल के भविष्य का क्या होगा? भूतकाल होगा। तो इसका मतलब है कि आर्थिक भूगोल में कौन कौन सी क्रिया हो रही है, अब उसको हम कल पढ़ेंगे तो वो कल के लिए, भविष्य के लिए क्या होगा? भूतकाल। इतिहास, भूतकाल का मतलब होता है इतिहास से, जो समय गुजर गया उसका हम अध्ययन किसमें कर रहे होते हैं? इतिहास में। अब आर्थिक क्रिया पहले क्या थी, लोगों की आजीविका के साधन क्या थे, पहले लोग अपनी जीवन या शैली कैसे जी रहे होते थे, कृषि करने का तरीका क्या थे, खनिजों की स्थिति क्या थी, उद्योगों की स्थितियाँ क्या थी, उस सबका अध्ययन किसमें कर रहे हैं हम? इतिहास में। कौन कौन सी सभ्यता कब विकसित हुई, कब समाप्त हुई, उन सबका संबंध किसमें कर रहे हैं अध्ययन हम? इतिहास में। तो आर्थिक भूगोल का संबंध किससे रहा? इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने का संभव मिलता है हमें अवसर इतिहास के अंतर्गत। तो आर्थिक भूगोल किससे जुड़ा हुआ है? इतिहास से। यानी इतिहास में है, भूतकाल में मानव की आजीविका का साधन क्या था, वो अपनी आर्थिक क्रिया कैसे कर रहा था, मानव की सभ्यता कहाँ विकसित हुई, वो उस समय क्या कार्य करता था, इस सब का अध्ययन किसमें मिलता है हमें? इतिहास में। इसके बाद देखते हैं नंबर 4, भूगोल का अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान से, इतिहास से। आर्थिक भूगोल का, आर्थिक भूगोल तथा प्राणी शास्त्र। आर्थिक भूगोल का संबंध प्राणी शास्त्र से है। अब प्राणी शास्त्र का आर्थिक भूगोल का संबंध कैसे संभव है? इसका भी बहुत अच्छा संबंध है आपस में। प्राणी शास्त्र में अध्ययन किसका करते हैं हम? जीव जंतु पशु पक्षी सबका, प्राणी जगत का अध्ययन किसमें करते हैं? प्राणी शास्त्र में। लेकिन उसमें भी प्राणी शास्त्र में क्या करते हैं हम? आर्थिक भूगोल जुड़ा हुआ है प्राणी शास्त्र से। जीव जंतु कहाँ पर कौन सी क्रिया कर रहे होते हैं, उनका भरण पोषण का साधन क्या है। अब वो जीव जंतु क्या है, मानव भी है, अन्य दूसरे जीव भी हैं, तो वो अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं या अपना स्वयं का जीवन यापन करते हैं, उन सबका अध्ययन किसमें होता है? प्राणी शास्त्र में। किसमें होता है? प्राणी शास्त्र में। तो ये आर्थिक भूगोल का या विभिन्न जीवों का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? आर्थिक भूगोल से। इसके बाद आता है नंबर 5, आर्थिक भूगोल आर्थिक भूगोल तथा समुद्री विज्ञान। आर्थिक भूगोल तथा समुद्री विज्ञान। अब समुद्री विज्ञान से कैसे संबंध रहा आर्थिक भूगोल का? समुद्री विज्ञान से संबंध ये रहा आर्थिक भूगोल का कि प्राथमिक क्रिया में मछली पकड़ना प्राथमिक क्रिया का काम है, तो उसमें अब मछली कहाँ मिलेगी? समुद्र में। तो वह विज्ञान आए, प्राथमिक क्रिया मानव के द्वारा की हुई
प्राथमिक क्रिया है मछली पकड़ना। जबकि समुद्री विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? समुद्र की गहराई का, समुद्र की लवणता का, समुद्र के क्षेत्र का है, कौन कौन सी नदियाँ उसमें जाकर गिर रही हैं, यानी इन सारी चीज़ों का अध्ययन किसमें करते हैं? समुद्र विज्ञान। उसमें पाए जाने वाले जीवों का अध्ययन, उसमें पाए जाने वाले खनिजों का अध्ययन किसमें होता है? समुद्री विज्ञान। किसमें होता है इनका सबका अध्ययन? समुद्री विज्ञान में। तो अब समुद्री विज्ञान से हमारे कौन कौन से हमें अर्थ प्राप्त हो रहे हैं? कहाँ से हमें आय प्राप्त हो रही है? परिवहन के लिए समुद्रों का उपयोग कर रहे हैं, जीवों को पौष्टिक जैसे हैं जो समुद्रों से हमें प्राप्त हो रहे हैं, समुद्रों से हमें जीव जंतु भी प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका संबंध आर्थिक भूगोल का संबंध किससे रहा? समुद्री विज्ञान से, क्योंकि इससे भी व्यक्ति, समुद्रों से भी व्यक्ति अपनी आजीविका चला रहा होता है। समुद्रों के माध्यम से व्यक्ति अपना परिवार का भरण पोषण यानी आर्थिक क्रिया पैसा कमा रहा होता है। इसलिए समुद्री विज्ञान का संबंध किससे रहा? आर्थिक भूगोल से। समुद्री विज्ञान का संबंध किससे रहा? आर्थिक भूगोल से। इसके बाद में आता है नंबर 6, आर्थिक भूगोल तथा जलवायु विज्ञान। आर्थिक भूगोल तथा जलवायु विज्ञान। अब आर्थिक भूगोल का संबंध जलवायु विज्ञान से कैसे है? हम जहाँ पर भी जो भी आर्थिक क्रिया कर रहे होते हैं, हम जहाँ पर जो भी आर्थिक क्रिया कर रहे होते हैं, पहले वहाँ पर उसके जलवायु तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अब जलवायु अध्ययन जैसे तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है, धरातल की स्थिति और चावल का सबका अध्ययन किसमें होता है? जलवायु विज्ञान। जलवायु कैसी है? अब जैसे आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया में जैसे कृषि करना है, उद्योग विनिर्माण उद्योग है, ये सब किस पर डिपेंड करता है? जलवायु पर। कौन सी जलवायु में वहाँ पर कौन सी फसलें पैदा की जा सकती है? गन्ना पैदा किया जा सकता है, सरसों पैदा होती है, मक्का पैदा होता है, बाजरा पैदा होता है। अब उनके सबके लिए जलवायु भौगोलिक जो दशा होती है वो अलग अलग होती है, और भौगोलिक दशाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? जलवायु विज्ञान में। उनका सबका अध्ययन किसमें किया जाता है? जलवायु विज्ञान में। तो आर्थिक भूगोल का संबंध जलवायु विज्ञान से है। आर्थिक भूगोल का संबंध किससे है? जलवायु विज्ञान से। ऐसे और भी विषय हैं जिनका संबंध, आर्थिक भूगोल का संबंध अन्य विषयों से जुड़ा हुआ है। शेष कार्य